नमस्कार दोस्तों। शख्सियत इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों। यूं तो मीडिया का काम समाज को आईना दिखाना है, लेकिन आज के टाइम ज्यादातर मीडिया समूह पक्ष की पत्रकारिता करते हैं। कोई सत्ता पक्ष का प्रतीक बना हुआ है, कोई विपक्षी दलों के फेवर में अपनी खबरें और कार्यक्रम बनाता है। सरोकार मीडिया का मकसद लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है और राजनीति को देश के हित में कैसे मोड़ा जाए, किस तरह से सच्ची खबरें दिखाई जाएं और कार्यक्रम बनाया जाए, उसी सिलसिले में सरोकार मीडिया समूह ने शख्सियत नाम का एक प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम में बड़ी बड़ी शख्सियतों से साक्षात्कार लिए जाते हैं। आज की शख्सियत नंद कुमार बघेल साहब हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के पेरियार कहलाते हैं और उन्होंने अपने बेटे भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ साक्षात्कार करने वाले D.K. गिरी साहब हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाते हैं। एक तरफ साक्षात्कार करने वाले राजनीति पढ़ाने वाले विद्वान हैं, तो दूसरी तरफ राजनीति के गहन चिंतक और हर समस्या का समाधान करने वाले वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता, समाज सुधारक, बुद्ध की महिमा को मानने वाले नंद कुमार बघेल साहब हैं। तो आइए आप लोग इन दोनों के वार्तालाप, गुफ्तगू, साक्षात्कार देखें और जानना चाहेंगे हम खास तौर से कि ये दो विभूतियों की बातचीत से राष्ट्र हित में क्या निकलता है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर दुष्मंत कुमार गिरी है और आज मैं एक महान व्यक्ति से बात करने जा रहा हूँ, जिनका नाम है नंद कुमार बघेल जी, जिनको लोग आदर में बाबूजी कहते हैं। अब आज हम देश की जो स्थिति है, देश की पूरा देश की जो व्यवस्था है और विशेष करके लोकतंत्र का जो आज अवस्था है और 5 प्रदेशों में चुनाव भी चल रहा है, लोग चिंतित हैं कि यहाँ इस देश में ओपोजिशन रहेगा या बनेगा या नहीं बनेगा। कल मैं ही एक प्रोग्राम में था GTV का, जिसमें इसी के ऊपर 1.5 घंटा चर्चा हुआ कि देश में कदाचित ओपोजिशन खत्मा होने का स्थिति में आ गया है। लेकिन ये सही नहीं है। हमारा देश में लोग बहुत जागरूक हैं और पढ़े लिखे कम होने के बावजूद भी और गरीब के बावजूद भारत का जो नागरिक हैं पूरा दुनिया में सबसे सजग हैं। लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता और लोकतंत्र में विरोधाभास भी खत्म नहीं हो सकता, जो लोकतंत्र का पहचान है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपसे सर बाबूजी पहला प्रश्न है कि देश का जो स्थिति है अभी, देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है जी। और लोकतंत्र अगर नहीं बचेगा तो देश को बनाना भी, जो अभी शासक दल कहता है उसको हम विश्व गुरु बनाएंगे जी, तो ये भी एक सपना रह जाएगा। तो आपका क्या विचार है? आप सही में मानते हैं कि देश में लोकतंत्र आज के दिन में खतरे में है? बीजेपी और मोदी के खिलाफ पूरा देश है, लेकिन वो एकजुट नहीं है और यही खतरा है। जिस दिन सारे मोदी विरोधी लोग एकजुट हो जाएं, उस दिन देश में डेमोक्रेसी स्थायी रूप से हो जाएगा।
जैसे जयप्रकाश नारायण के समय जयप्रकाश जी ने उन विरोधियों को हम लोग नारा लगाते थे, वाह रे इंदिरा तेरा खेल खा गई शक्कर पी गए तेल। उस समय तेल 13 रुपये किलो था और कितनी ऊंची देल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे। और इंदिरा गांधी हार गई। जयप्रकाश जी ने उनके कुशल नेतृत्व ने सबको इकट्ठा किया, एक पार्टी बनाया और एक सिंबल दिया। यह उनकी कृपा है। लेकिन सन 1980 में बीजेपी ने छुरा भोंका और वो अलग हो गया और उसके कारण वो 2 सीट पाया और लगातार वो बढ़ते गया। आरएसएस के जो हिंदूवाद है वो बढ़ते गया। हिंदूवाद का अर्थ है गुलाम बनाना और ये बीजेपी बहुत दूर तक ले आया और हम उसका विरोध करेंगे और विज्ञानवादी व्यवस्था को हम चालू करेंगे और जिससे हमारे बच्चे टैलेंट बने और दुनिया का मुकाबला कर सकें बुद्धि में। और कितना दूर हम सफल होंगे ये हमको पता नहीं है, लेकिन 100 साल जीने का हमने प्रतिज्ञा किया है। इस काम को करने के लिए हम दिन रात एक करके करेंगे। बाबू जी, आपको परमेश्वर लंबी उम्र दे, 100 साल क्यों, जब तक ये देश सुरक्षित ना हो जाए, लोकतंत्र सशक्त ना हो जाए। बाबू जी, ये आपने एक अच्छा इतिहास याद दिलाया हमें, और एक कहावत है, इतिहास अपने को दोहराता है। तो वही कगार में हम खड़े हैं। जो लोग ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जितना मजबूत था, बीजेपी वहाँ तक नहीं पहुँचा अभी तक। बीजेपी वैसे काम कर रहा है जो कांग्रेस पार्टी नहीं करता है, सोच रहा है कि हम हैं और कोई नहीं। लेकिन बीजेपी एक नेशनल पार्टी अभी तक नहीं बना है। अब देखिए तो 6-7 स्टेट में पूर्ण रूप में वो राज करता है, बाकी जगह में ओपोजिशन है। साउथ में एक ही स्टेट में है, बाकी राज्य में है नहीं। लेकिन ताकत काफ़ी बटोर लिया है और बीजेपी जो चाहता है कर रहा है। हमने सही कहा, जयप्रकाश नारायण आए 54 साल तक कांग्रेस का ये रहा, कोई ओपोजिशन पार्टी उनके सामने नहीं था। तो अब तो कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है। और लेकिन जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति आए और बाकी गैर कांग्रेस लोगों को इकट्ठे किया। मेरे हिसाब से, मैं इतिहास और राजनीतिक इतिहास का छात्र हूँ, ऐसे एक समय आया है किसी व्यक्ति को, जयप्रकाश नारायण दूसरा पैदा नहीं हो सकते, लेकिन जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति जिनको ना राजनीतिक मोह माया है या पावर का सत्ता का लोभ है, ऐसे व्यक्ति सामने आए और सबको इकट्ठे करें देश के हित में। और इकट्ठे करना मुश्किल नहीं है, असंभव ही नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का खोज है। सर, व्यक्ति ही इतिहास बनाता है। और जितना हम देखिए, नेहरू जिन्हें पार्लियामेंट, नेहरू जी, पटेल साहब, और जो भी आज़ादी का लड़ाई लड़े थे, उन्होंने एक डेमोक्रेसी का एक आदर्शिला रखा। और जयप्रकाश नारायण, लोग कहते हैं कि दूसरा आज़ादी का आंदोलन था लोकतंत्र के हिसाब से। तो ऐसे एक व्यक्ति की ज़रूरत है। और आपने जैसे कहा, आपने पढ़ लिया है, और मैं आपको आगे पूछूंगा कि कैसे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा शिकस्त दिलाया आप लोगों ने बीजेपी को। सारा राज्यों से ज़्यादा सबसे बड़ा हार उनका छत्तीसगढ़ में हुआ, जबकि रमन सिंह 3 बार लगातार सत्ते में थे। उसके बावजूद उसको आप रिपीट अगर देश में करें और आप जैसे व्यक्ति सामने आए, तो ये पहल जो चल रहा है ये संभव हो सकता है। ना ये केसीआर तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, ना बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कर सकते हैं, क्योंकि वो विवादित खुद हो जाएंगे। लेकिन अविवादित व्यक्ति आप जैसे, जिसमें सत्ता में और राजनीति ये में रुचि ना हो सत्ता में, तो वो व्यक्ति कर सकते हैं। तो आप इस पहल उठाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। और कैसे मैंने मुख्यमंत्री बनाया, भूपेश बघेल, मैंने 18 साल का था और वो साइंस कॉलेज में पढ़ा। उस दिन एक बड़ी लड़ाई हुई बस वालों से, ट्रक वालों से। एल आकार का था ऐसा, इस तरफ रेलवे, इस तरफ आज़ाद चौक। तो आज़ाद चौक और रेलवे के बीच में भूपेश था। और उसी समय मैं मोटरसाइकिल, स्कूटर से उस रास्ते से गुजरा, तो वो तमाम सब बसों के कांच को फोड़ रहा था, ट्रक को, बस को।
तमाम लड़के जो साइंस कॉलेज के थे वो फोड़ रहे थे। कलेक्टर आया और पूछा कि इसको किसने तोड़ा है? तो भूपेश ने बोला मैंने तोड़ा है। क्यों तोड़े हो? तो हॉस्टल में जा कर के देखो कि वहाँ लेटरिन बदबू कर रहा है, पंखा नहीं है, हम कैसे रहें रात, एक रात आप देखो। तो कलेक्टर बोले छोड़ो ये सब और कल ठीक हो जाएगा, सब लेटरिन बाथरूम ठीक हो जाएगा। तो पूरे लड़कों का वो हीरो बन गया भूपेश, और मुझे बोला कि हम क्या पढ़ेंगे बाबूजी, हमारे पास 400 एकड़ ज़मीन है और हम खेती बाड़ी करेंगे, ये नौकरी चाकरी हम नहीं करते। चुनाव का समय था, विधानसभा चुनाव का, तो ब्राह्मण समाज के लोग विद्याचरण, श्यामाचरण, मोतीलाल वोरा एकजुट होकर के अनंत राम को टिकट दिया पाटन क्षेत्र से। तो भूपेश के पास, वासुदेव चंद्राकर के पास वो ये क्या नाम कर दिमाग से उतर गया, वासुदेव चंद्राकर, ये चिंताराम चंद्राकर, उसके पास टिकट मांगने गया वासुदेव के पास। तो वासुदेव पूछे कि यदि मैं पाटन से खड़ा हूँगा तो कैसा होगा? तो बोले नहीं दाऊ, आप हार जाओगे, आप दूसरे क्षेत्र के हो, पाटन क्षेत्र के लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे और हार जाओगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे प्रस्तावक और समर्थक ले आओ वापस दुर्ग से और मैं देखूंगा। फिर भूपेश को पूछा कि अगर मैं पाटन से लड़ूंगा तो कैसा रहेगा? भूपेश का क्षेत्र है वो। तो बोले बहुत अच्छा रहेगा। तो आप थोड़ी विधायक रहोगे, विधायक तो हम लोग रहेंगे और आप केवल विधानसभा लड़ोगे, आपको कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम लोग दौड़ दौड़ के काम करेंगे। और तब वासुदेव का आंसू निकल गया और बोले कि भूपेश ही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है। और वो लोग बाहर आए, यानी दिल्ली आ गए, दिल्ली से दुर्ग आए। दुर्ग में पत्रकार वार्ता हुआ। पत्रकार वार्ता में सभी प्रश्नोत्तरी हुआ और 1 बज गया। देशबंधु का एक वर्मा था, कायस वर्मा, तो वासुदेव ने कहा कि देखो कि बताना मत, ये आउट ऑफ लाइन है और इसको छापना मत। नहीं दाऊ, मैं नहीं छापूंगा, आप कह दिए पक्का है, अब जो बेदरा कहिए। वो बोला कि ये देश में प्रधानमंत्री ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट का जज ब्राह्मण, सेनापति ब्राह्मण, ऐसा लाइन से गिरा है। यहाँ ये है मोतीलाल वोरा ब्राह्मण, वहाँ ये ब्राह्मण क्या कहते हैं विद्याचरण, श्यामाचरण, पूरा साला ब्राह्मण राज हो गया, कुछ करते नहीं बनता है, ऐसा वो बोला। और वो जाके पूरा जैसा तो वैसा छाप दिया, पूरा बवाल हो गया और उसको निकालो 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 ऐसा करके सब लोग बोले। तो मैं स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस पार्टी वासुदेव चंद्राकर के द्वारा चल रहा है, अगर वासुदेव चंद्राकर हट जाएं तो हम उनको बसपा का नेता बनाएंगे और बसपामय हो जाएगा छत्तीसगढ़, कांग्रेस यहाँ से साफ हो जाएगा। ऐसा मैं 5 कॉलम का दिया। उसके बाद फिर उसको ले के नरसिम्हा के पास गए वासुदेव चंद्राकर। अब उस पेपर को देखा तो नरसिम्हा बोला कि वो घबराया हो कि बसपा में हो जाएगा, और मैं बसपा का अध्यक्ष था जिले का। तो उसको फाड़ दिया नरसिम्हा, जाओ कुछ नहीं होगा और ऐसी चीज़ चलेगा। वो आ गया। तो इस तरह से भूपेश को वो लोग वासुदेव चंद्राकर और दिग्विजय सिंह ने टिकट दिलाया। ने सही कहा बाबूजी, हमारा देश में
अनौपचारिक रूप में जातिवाद तो चलता है और इत्तेफाक से आपके सुपुत्र और माननीय मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, जिसमें मेजॉरिटी हमारे देश में अधिकतम ओबीसी लोग हैं। सारा देश बीजेपी के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि लोग त्रस्त हैं, इकोनॉमी से विशेष करके त्रस्त हैं, लेकिन लोग एक नहीं हो पा रहे। उसमें मेरा दो चीज़ें कहना है कि जो पहल हुई है हाल में, ममता बनर्जी ने थोड़ा सा किया था, वो भी इत्तेफाक से ब्राह्मण है, लेकिन और जो भी चंद्रशेखर राव, वो भी चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी 2-4 दिन पहले पहल कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों बीजेपी के साथ भी थे, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाए थे। ममता भी बीजेपी के साथ 2 बार थे, एनडीए में थे, बीजेपी के साथ मंत्री बने थे, और चंद्रशेखर राव भी बीजेपी की तरफ गए हैं। और दूसरी, इन दोनों का, ममता बनर्जी गैर कांग्रेस एक गठबंधन बनाना चाह रहे थे और केसीआर कांग्रेस को लेकर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जब तक धुरी नहीं बनेगी ओपोजिशन का, तब तक ओपोजिशन का इकट्ठे होना मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस के अंदरूनी थोड़ा बहुत परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि अभी लीडरशिप वैक्यूम भी है, और हकीकत में लीडर जो हैं राहुल गांधी हैं, और उनकी माँ इंटरिम प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, तो आपको खुल के लीडरशिप के बारे में बोलना शायद उचित नहीं होगा, किंतु एक असूल की तो बात किया जा सकता है। अंदर से कांग्रेस को ही मदद किया जाए। अब कांग्रेस पार्टी का जो थोड़ा बहुत परेशानियां हैं, एक तो लीडरशिप इशू है, दूसरा जो है संवाद का भी एक इशू है। जितना भी सोनिया परिवार है वो ब्राह्मण नहीं है, और एक जवाहरलाल जी थे, वो उनके पिताजी मोतीलाल थे, और वो ब्राह्मण थे। और मैं ऐसे ब्राह्मणों को पसंद करता हूँ, क्योंकि गांधी जी ने वो जो निर्णय लिया कि सरदार पटेल को न बनाकर सरदार पटेल देश के अंतरिम भाग को देखेंगे, और जवाहरलाल नेहरू पूरे दुनिया में जा कर के हमारी समृद्धि के लिए साधन जुटाएंगे। ये उनका निर्णय बहुत ऐतिहासिक था, क्योंकि मैं ब्राह्मण से नफरत नहीं करता, ब्राह्मणवाद से नफरत करता हूँ। और जवाहरलाल जी ने ये बहुत पिछड़ा भारत को परमाणु युग में ला दिया। ये जो गरीब लोग हैं, अछूत लोग हैं, वो यदि मुर्दा जलाते हैं तो उनका टैक्स लगाया उनको। तो नंद ने, चाणक्य ने कहा कि इन पर टैक्स लगाना बंद करो, तो नंद नहीं माना, और चाणक्य ने अपने चुटैया खोल करके कहा कि जब तक के ये गरीबों का के ऊपर टैक्स लगेगा, मैं अपना चुटैया नहीं बांधूंगा। और उसने नंदवंश का नाश किया। उस ब्राह्मण की मैं पूजा करता हूँ। लेकिन जो हार्टलेस ब्राह्मण है और आज जो परेशान कर रहे हैं इस देश के मूल निवासियों का, जो 5000-6000 साल पहले ब्राह्मण आए, वो हमारे पर राज करते हैं और हमको गुलाम बनाते हैं, अछूत बनाते हैं। तो ऐसे अछूत हमको बनाने वाले को हम वोट नहीं देंगे, उसका राज आने नहीं देंगे। और बीजेपी उसी लाइन पर चल रहा है। हिंदुत्व का लाइन मतलब ये है कि वो हमारे आज़ादी को नष्ट करते हैं, और इसको मैं नहीं होने दूँगा।